बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा नया कोर्स का आगाज़ है और हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो कि अपडेटेड है जुलाई 2023 तक, और उसमें जितनी अमेंडमेंट्स लेटेस्ट हुई हैं और ये डेफिनेटली एप्लीकेबल होंगी फिनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 जून तक। अपने कोर्स का आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए आसानी भी करे और सही तरीके से हम इसकी जो नॉलेज है इसको हासिल कर सकें। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अप टू जुलाई 2023, इसमें सिर्फ आपकी लर्निंग ही नहीं है, लर्निंग के साथ साथ आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना चाहते हैं एज ए टैक्स कंसल्टेंट, एज ए टैक्स एजेंट, और या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज ए लॉयर, तो भी आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इक्वली मुफीद है, यूज़फुल है और आपको फ़ायदा देगा। और ये कंप्लीट हमारा कोर्स अवेलेबल होगा हमारी वेबसाइट, यहाँ पे लिंक मेंशन है और यहाँ पे आपको हेल्प के लिए नंबर भी गिवन है। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 1 हमने स्टार्ट करना है, जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में है। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि लास्ट टाइम हमने सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन की बुक को कंसल्ट किया था, लेकिन इस दफ़ा हम बुक को लेके चलेंगे जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे गवर्नमेंट की तरफ से एडिशन है। उसमें जो गवर्नमेंट का एडिशन है उसमें लैंग्वेज मुश्किल होती है, जहाँ पे बहुत मुश्किल होगी हम कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर देंगे और आपको बता देंगे कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, और उसमें से कुछ मुश्किल चीज़ें होंगी तो हम उनको निकाल भी देंगे। कांट छांट करके हम उसी बुक को लेके चलेंगे ताकि आपको बुक की एक्सेस में भी आसानी हो और आपको एक्स्ट्रा बुक भी ना लेनी पड़े। बाकी चीज़ें सारी इंतहाई इंशाल्लाह आसान करके हम चलेंगे, और जितने भी आपके एग्ज़ाम के रेलेवेंट है, गवर्नमेंट की जॉब के रेलेवेंट एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी आपका ये बेहतरीन आपका जो है वो फर्दर आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक कंप्लीट कोर्स ही आपकी मुकम्मल प्रिपरेशन के लिए काफ़ी है। शॉर्ट टाइटल की बात करें, ये चैप्टर 1 जो है ये बेसिक बताता है, इसमें डेफिनेशंस होती हैं, बेसिक सारी चीज़ें होती हैं। तो जो इसका सेक्शन 1 है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, यानी कि कब ये इसका टाइटल क्या होगा और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है और इसका आगाज़ कब होगा एप्लीकेशन के हिसाब से। तो सब सेक्शन 1 कहता है दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो इसका टाइटल के हिसाब से आप इसको क्या कहेंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ITO 2001 भी आप इसको शॉर्टली कह सकते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो ये एप्लीकेशन चूँकि फेडरल गवर्नमेंट का एक एक्ट है तो कंप्लीट पाकिस्तान में ही, होल पाकिस्तान में एप्लीकेशन इसकी होगी। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एडवांस में ही बताता चलूँ कि आपने जो सेशन है उसको ध्यान से सुनना है, लेके चलना है, क्योंकि एंड पे आपकी हर लेक्चर के बाद क्विज़ हुआ करेगी। एक तो लेक्चर के एंड पे होगी, साथ ही एक पैरेलल में हम अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल किया करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी उस टॉपिक के बारे में। अच्छा, सब सेक्शन 3 कहता है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द फेडरल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट अपॉइंट। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस के मुतालिक है कि जब तक कोई कंट्राडिक्शन ना हो तो ये जो डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं उनसे मुराद यही लिया जाएगा जो यहाँ पे हम चीज़ों को जिक्र कर रहे हैं, जो मेंशन कर रहे हैं। इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहली डेफिनेशन है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता क्या है। कि एक कंपनी है, बिज़नेस है, फर्म है, उसको ऑपरेट कर रहे हैं और लेट्स सपोज एक साल में उसका प्रॉफिट हो जाता है 10 लाख, और कंपनी ये डिसाइड करती है कि 5 लाख हम डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बाकी 5 लाख हम बिज़नेस में रख लेते हैं, और इसी तरह से आने वाले साल में 2 साल रख लेते हैं, आने वाले अगले साल में 3 लाख रख लेते हैं। तो ये जो प्रॉफिट कंपनी के अंदर रिटेन होगा उसको कहते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये ट्रस्ट है या इस हवाले से
इसका थोड़ा सेंस चेंज होता है। मतलब इसका यही होता है कि जो प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है लेकिन शेयर होल्डर्स को या जो उसके पार्टनर्स हैं उनको उसका हिस्सा नहीं दिया बल्कि अपने पास रख लिया है ताकि फर्दर इन्वेस्टमेंट की जा सके, तो इसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो अब हम इस डेफिनेशन को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन रिलेशन टू distribution or payment of a dividend include any reserve made up to wholly or partly of any allowance, यानी कि कंप्लीट रख लिया है या उसका कुछ हिस्सा रख लिया है ताकि फ्यूचर में आप कोई अलाउंस के तौर पे रखना चाहते हैं, डिडक्शन या एग्जेम्पशन एडमिसिबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस कि इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक पार्टली या पार्शली कुछ भी आप उसका हिस्सा अपने पास रिटेन कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम एंड गेन्स ऑफ a trust up to date of the such distribution or such payment as the case may be, कि जिस डेट तक आप बात कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट पड़े हुए हैं वो आप उसको accumulated प्रॉफिट करोगे। इसके अलावा includes all profits of the company including income and gains of a trust up to the date of its liquidation, कि जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं होती या लिक्विडेशन की डेट तक जो उसके प्रॉफिट्स पड़े होते हैं तो वो गेंस भी हो सकते हैं, वो इनकम भी हो सकती है, उसको भी हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। अगली डेफिनेशन हमारी आ जाती है, ये न्यू एडेड है क्योंकि 1A है यानी कि इसकी एडेड है। इसके बाद अगर और ऐड करनी होगी 1 के साथ तो 1B हो सकती है, 1C हो सकती है। तो ये आपने थोड़ा सा एक्ट को पढ़ते हुए थोड़ा सा उसके ऊपर गौर भी करना है कि ये नंबरिंग जो हो रही है इसका मतलब क्या होता है। तो एक्टिव टैक्स पेयर कौन होता है या एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट क्या होती है? वो लोग जो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, जिनको रिमूव नहीं किया गया एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से, और जो एलिजिबल थे जिनको रजिस्टर किया जाए और उनको अभी तक डी रजिस्टर्ड नहीं किया गया और वो रजिस्ट्रेशन की लिस्ट पे चल रहे हैं, तो ऐसे टैक्स पेयर की लिस्ट को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कहते हैं। मीन्स अ लिस्ट इंस्टीट्यूटेड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 181A एंड इंक्लूड्स सच लिस्ट इशूड बाय द आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का भी साथ में ऐड किया गया है और GB का भी जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उन्होंने भी जो लिस्टें उनकी अपनी टैक्स पेयर की हैं उन ये सारी उसमें शामिल हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में। अब आ जाती है नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन, थोड़ी टिपिकल है, अमलगमेशन। अमलगमेशन ये होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास 3 कंपनीज़ हैं A, B और C और तीनों को मर्ज कर दिया जाता है, अमलगमेट कर दिया जाता है। मर्जर तो ये होता है कि उनको नई कंपनी ABC के नाम से एक कंपनी बना दी जाए, ये हो जाता है मर्जर। और जो एक अमलगमेशन होती है उसमें कंपनी एक रिटेन रखती है, अपनी पहचान रखती है और दूसरी कंपनी उसमें जम हो जाती है। जैसा कि ABC कंपनीज़ हैं, B और C कंपनी को A कंपनी में शामिल कर दिया जाएगा तो बाद में A कंपनी ही शो होगी और B और C कंपनी के जितने एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो ये A अक्वायर कर लेगी। सो बाद में A कंपनी ही चलेगी, B और C ख़त्म हो चुकी होगी क्योंकि वो उनमें अमलगमेट हो चुकी हैं, जम हो चुकी हैं। तो अब होप्स हो कि आपको आसानी से डेफिनेशन आ जाएगी। बात सिंपल सी है लेकिन इसमें चूँकि एक टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ हुई है तो थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने में आपको फोकस करने का। मीन्स द मर्जर ऑफ वन और मोर बैंकिंग कंपनीज और नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज और कंपनीज ओनिंग एंड मैनेजिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ये इसमें सारी शामिल है, बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और कंपनीज एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड नॉट बीइंग अ ट्रेडिंग कंपनी और कंपनीज, यानी कि सर्विस प्रोवाइड कर रही लेकिन ट्रेडिंग कंपनी ना हो। ट्रेडिंग कंपनी का क्या होता है, एक जगह से चीज़ें को बाय करती है दूसरी जगह पे सेल कर देती है, उसकी अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं होती, उसका अपना प्रोसेस नहीं होता, तो इसमें ट्रेडिंग कंपनी शामिल नहीं होगी। एंड आइदर केस एट लीस्ट वन ऑफ देम बीइंग पब्लिक कंपनी, लेकिन जो मर्जर और एक्विजिशन हो रहा है एक पब्लिक कंपनी होना लाजमी है, या फिर ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एनी लॉ अदर दैन द कंपनीज एक्ट 2017, जो पाकिस्तान की कंपनीज एक्ट 2017 के अलावा किसी और एक्ट फॉरेन किसी लॉ के मुताबिक वो इनकॉर्पोरेटेड है या फिर पब्लिक कंपनी है। तो ये जो मर्जर और एक्विजिशन जो होती है इसमें ये एक ज़रूरी शर्त है जो अमलगमेशन की आप डेफिनेशन उसमें कहेंगे, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द कंपनी और कंपनीज विच सो मर्ज बीइंग रेफर टू एज अमलगमेटिंग कंपनी। तो जो इस तरह से मर्ज की जाती हैं तो उनको कहते हैं अमलगमेटिंग कंपनीज, जो दूसरी में जम हो रही हैं।
और जिस में जम होती हैं उसको कहते हैं, और कंपनीज एंड द कंपनी विद विच दे मर्ज और विच इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर एज द अमलगमेटेड कंपनी, उसको क्या कहते हैं, अमलगमेटेड कंपनी कहते हैं। तो फिर इस लिहाज से आगे फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं। द एसेट्स ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी, यानी कि वो जो छोटी कंपनी जिनको बड़ी कंपनी अपने साथ मिला लेती है उनको कहेंगे अमलगमेटिंग कंपनी। तो उनका क्या होगा, और द कंपनी इमीडिएटली बिफोर द अमलगमेशन बिकम द एसेट्स ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी बाय विचू ऑफ अमलगमेशन, यानी कि ये जो प्रोसेस अमलगमेशन का होता है तो जो छोटी कंपनीज़ के एसेट्स होते हैं वो जो बड़ी कंपनी जिसको अमलगमेटेड कंपनी कहते हैं उसके काउंट होते हैं। अदरवाइज दैन बाई परचेज ऑफ सच एसेट्स, या वो परचेज भी कर सकती है बाय द अमलगमेटेड कंपनी और द एज द रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच एसेट्स टू द अमलगमेटेड कंपनी आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी और कंपनी, या तो उनको सीधा सीधा मर्ज कर देती है, वाइंड अप करके वो एसेट परचेज कर लेती है बड़ी कंपनी जो अपनी हैसियत कायम रखती है। तो जो अपनी हैसियत रखती है उसको अमलगमेटेड कंपनी, और जो छोटी कंपनी उसमें मर्ज हो जाती है उनको अमलगमेटिंग कंपनीज कहते हैं। अब फर्दर जो आता है इसका पॉइंट, द लायबिलिटीज ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी और कंपनीज इमीडिएटली बिफोर द अमलगमेशन बिकम द लायबिलिटीज ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी बाय विचू ऑफ द अमलगमेशन। एसेट की तो हमने बात कर ली, अब लायबिलिटीज़ की भी बात करें तो जो बड़ी कंपनी होती है वो दूसरी छोटी कंपनीज़ की लायबिलिटीज़ को भी अपने ज़िम्मे ले लेती है। तो इसका मतलब है जो अमलगमेटिंग कंपनीज़ की लायबिलिटीज़ होती हैं वो अमलगमेटेड कंपनी की लायबिलिटीज़ बन जाती हैं। अब फर्दर है एपलेट ट्राइब्यूनल। एपलेट ट्राइब्यूनल को अगर आपने समझना है तो ये होता है कि अगर कोई टैक्स पेयर है उसको कोई रिजर्वेशन है, कोई टैक्सेशन ऑफिसर अथॉरिटी ने कोई डिसीजन किया उस पर वो मुतमईन नहीं है, वो ये समझता है मेरे साथ यहाँ पे ज़्यादती हुई, वो एग्रीव्ड पार्टी बन जाती है, तो वो कमिश्नर अपील्स को अपनी अपील दायर करता है। कमिश्नर अपील उसकी अपील को डिस्पोज ऑफ कर दे और अगर फिर भी टैक्स पेयर मुतमईन ना हो तो वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक अपीलिंग अथॉरिटी है, एक छोटी अदालत है जो विद इन इदारे बनाई गई है जिसको एपलेट ट्राइब्यूनल कहते हैं। तो फिर आपको अपील एपलेट ट्राइब्यूनल की तरफ जाना पड़ता है और दो पार्टीज़ हो जाती है, कमिश्नर अपील उसमें जवाब देता है और एग्रीव पार्टी उसमें अपना मुद्दा पेश करती है कि मुझे क्या मसला हुआ या मेरे साथ कहाँ जाती हुई। तो अगर एपलेट ट्राइब्यूनल फैसला करती है और फिर भी मुतमईन नहीं होता टैक्स पेयर, तो फिर वो जो उस जो टेरिटरी की हाई कोर्ट होगी वो वहाँ पे रुजू कर सकता है और अपना केस वहाँ पे लेके जा सकता है। तो एपलेट ट्राइब्यूनल मीन्स एपलेट ट्राइब्यूनल रेवेन्यू इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 130। इसके बाद सेक्शन 3 है अप्रूव ग्रेचुटी फंड। यहाँ पे देखें रेड कलर में जो टैक्स मैंने ऐड किया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐड किया है, ये बुक का टैक्स नहीं है। तो ग्रेचुटी आप ये समझ लें कि एक जो पर्सन है वो जॉब कर रहा है और वो रिटायर होता है। जब रिटायरमेंट के बाद उसको आपने सुना होगा कोई मिलिट्री का बंदा है या गवर्नमेंट का बंदा है तो उसको 30 लाख 35 लाख 50 लाख 60 70 80 जितना भी होता है वो उसको मिलता है। तो ये जो लम सम मिलती है उसको ग्रेचुटी कहते हैं। तो अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड यानी कि जो ग्रेचुटी देने की एक तरीक़ाकार होता है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी बंदा ग्रेचुटी फ़ंड का इस्टेब्लिशमेंट कर ले, तो इसका भी एक मैकेनिज़्म होता है। इसके लिए मीन्स अ ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर इन अकॉर्डेंस विद द पार्ट 3 ऑफ द 6th स्केड्यूल 6 जो पार्ट 3 है उसके मुताबिक जो कमिश्नर ने अप्रूव की होगी वही अप्रूव ग्रेचुटी फ़ंड होगा। तो यहाँ पे ग्रेचुटी से मुराद है ग्रेचुटी फंड्स आर क्रिएटेड बाय एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू देयर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर क्रिएट करता है और एम्प्लॉय को बेनिफिट होता है। दीज फंड्स आर कंट्रीब्यूटेड टू बाय द एम्प्लॉयर एंड समटाइम्स एम्प्लॉय आल्सो कंट्रीब्यूट, यानी कि कुछ हिस्सा एम्प्लॉयर 60% और एम्प्लॉय 30% तक उसका पे करता है या एम्प्लॉयर ही कंट्रीब्यूट करता है। द फंड्स एक्यूमुलेट ओवर टाइम एंड आर पेड आउट एज लम सम पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ अपॉन देयर रिटायरमेंट। तो जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उनको वो लम सम मिल जाती है या रेजिग्नेशन देते हैं या उनकी डेथ हो जाती है एज फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल रिकग्निशन फॉर देयर ईयर्स ऑफ सर्विस। तो डिपेंड करता है उसकी कितनी ईयर्स ऑफ सर्विस थी, उसके मुताबिक उसको वो लम सम मिल जाती है। ये तो हो गया कमिश्नर अप्रूव करता है ग्रेचुटी फंड। अब अगले पॉइंट आपने याद रखने। अब बात आ जाती है अप्रूव्ड एन्युटी। ये एन्युटी प्लान, एन्युटी प्लान ये होता है कि आपको स्ट्रिंग्स ऑफ पेमेंट शुरू में आप बड़ी अमाउंट जमा करवा देते हैं, लेटर ऑन आपको मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर एनुअल कुछ अमाउंट मिलती है, इसको कहते हैं एन्युटी।
और इसका एनुटी प्लान भी अप्रूव्ड होना चाहिए। और इसका तरीकाकार क्या है, मीन्स एन एनुटी प्लान अप्रूव्ड बाय सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स, यानी कि आपको उसका हिस्सा होना पड़ता है वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005 का, एंड ऑफर्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस। और ये जो अप्रूव्ड एनुटी प्लान है ये लाइफ इंश्योरेंस वाला ही ऑफ़र कर सकता है, और इस इंश्योरेंस कंपनी का SECP के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और ये इंश्योरेंस कंपनी जो ऑर्डिनेंस है 2000 उसके मुताबिक इस्टेब्लिश होनी चाहिए। फर्दर है अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान। इनकम पेमेंट प्लान क्या होता है, जब आप जॉब कर रहे होते हैं ड्यूरिंग सर्विस आपको पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलती है, उसको कहते हैं पेमेंट प्लान। तो इसका भी एक मैकेनिज़्म होता है, ये भी अप्रूव्ड हो वही इनिशिएट कर सकता है। जो means an income payment plan approved by Securities and Exchange Commission of Pakistan under voluntary pension system rules 2005 and offered by a pension fund manager। लेकिन ये जो सिस्टम है ये फंड मैनेजर, पेंशन फंड मैनेजर ही ये ऑफ़र कर सकता है, और इसका ज़रूरी है कि वो SECP के साथ अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 रजिस्टर्ड हो। अब फर्दर जो है वो आता है कि अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एनुटी स्कीम, जिसको आप कहते हैं कि जो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, बाकी तो होता है कोई भी बिजनेसमैन कर सकता है, अपनी प्रोफेशनल बंदा है वो अपना प्लान लेके चल सकता है ग्रेचुटी का, एनुटी का। लेकिन ये जो है अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एनुटी स्कीम ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। इसके लिए तरीक़ाकार क्या है, मीन्स एनी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू रिटायरमेंट स्कीम अप्रूव्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस विच मेक्स पीरियडिकल पेमेंट्स टू अ बेनिफिशियरी पेंशन और एनुटी, जिसको आप स्ट्रिंग्स ऑफ पेमेंट कहते हैं, वो एनुटी मंथली और उसको पेंशन या फिर आप एनुटी भी कह सकते हैं। सच एज अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, जब रिटायरमेंट पे सुपर एनुएशन फंड मिलता है, पब्लिक सेक्टर पेंशन स्कीम एंड एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम भी होती हैं, वो भी एम्प्लॉयज़ को जो है वो बेनिफिट करने के लिए लॉन्च की जाती है। इसके बाद आ जाता है अप्रूव्ड ऑक्यूपेशनल सेविंग्स स्कीम। ये ऑक्यूपेशन जिनका अपना अपना होता है, अलग अलग से पेशेवर लोग होते हैं, उनके लिए बनाया गया होता है। ये इससे मुराद है मीन्स एनी अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविडेंट फंड होता है या ग्रेचुटी फंड होता है, लेकिन अंडर होता है, ये इसका टाइटल ही ये होता है अप्रूव्ड ऑक्यूपेशनल सेविंग स्कीम। ये सेविंग स्कीम से होती है, तो जिस तरह नेशनल जो सेविंग है ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसी तरह से लेके अपने बिज़नेस को चलती है। अब हम इसी बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर को नहीं करते, इसी के बेसिस पे क्विज़ को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द शॉर्ट टाइटल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ऑप्शन है हमारे पास टैक्सेशन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, रेवेन्यू ऑर्डिनेंस, टैक्सेशन ऑर्डिनेंस। तो एग्जैक्ट जो इसका टाइटल है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ITO एक्ट नहीं है, ये ऑर्डिनेंस है। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये इसका कंप्लीट टाइटल है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू विच एरिया डज द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एक्सटेंड। ये कहाँ पे अप्लाई होता है या इसका एरिया क्या है एप्लीकेशन का, स्पेसिफिक प्रोविंसेस, मेजर सिटीज़, द होल ऑफ पाकिस्तान, फेडरल टेरिटरी। राइट ऑप्शन इज़ द होल ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कम इनटू फोर्स। ये कब आया, एज सून एज इट वाज एनेक्टेड ऑन द सेम डेट एज एनेक्टमेंट ऑन द डेट स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट आफ्टर 5 years ऑफ एनेक्टमेंट। तो राइट ऑप्शन आपने चूज़ करना है, राइट ऑप्शन इज़ ऑन अ डेट स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है, रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर, ऑप्शन बी प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, ऑप्शन सी है प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम एंड गेन्स अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी है प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी एक्सक्लूडिंग इनकम एंड गेन्स अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। So right option is C, profits of the company including income and gains up to the date of distribution. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इंक्लूड। ऑप्शन है हमारे पास, लिस्ट ऑफ एक्टिव बिजनेसेस, ऑप्शन बी है लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स विद लार्ज इनकम, ऑप्शन सी है लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स हु पे टैक्सेस रेगुलरली, ऑप्शन डी है लिस्ट इंस्टीट्यूटेड बाय द बोर्ड
under section 181A? So right option is a list instituted by the board under section 181A. What does the term amalgamation refer to in the income tax ordinance 2001? ऑप्शन है हमारे पास ए द मर्जर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी द मर्जर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ऑप्शन सी है हमारे पास द मर्जर ऑफ कंपनीज ओनिंग एंड मैनेजिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ऑप्शन सी डी है द मर्जर ऑफ कंपनीज इन स्पेसिफाइड मैनर. राइट ऑप्शन इज द मर्जर ऑफ कंपनीज इन अ स्पेसिफाइड मैनर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001. ऑप्शन है हमारे पास ए ट्राइब्यूनल फॉर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ऑप्शन बी है ए ट्राइब्यूनल फॉर टैक्स अपील्स, ऑप्शन सी है ए ट्राइब्यूनल फॉर लेबर डिस्प्यूट्स, ऑप्शन डी है ए ट्राइब्यूनल फॉर क्रिमिनल केसेस. राइट ऑप्शन इज ए ट्राइब्यूनल फॉर टैक्स अपील्स. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एन अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड अकॉर्डिंग टू द 6th स्केड्यूल ऑफ द ऑर्डिनेंस. ऑप्शन है हमारे पास ए फंड अप्रूव्ड बाय द commissioner for any purpose, option B a fund for gratuity payments approved by the SCCP, option C a fund for employee benefits approved by the board, option D a fund for pension payments approved by the government. Right option is B a fund for gratuity payments approved by the commissioner. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज अप्रूव्ड एन्युटी प्लान रेफर टू. एन्युटी प्लान की अब डेफिनेशन आपने यहाँ पे देखनी है. एन अप्रूव्ड retirement plan for individuals, option B a plan approved by SCCP under voluntary pension system rules, option C है an approved saving plan for companies, option D है a plan approved by the government for pensioners. Right option is B a plan approved by the SCCP under voluntary pension system rules. Next हमारा क्वेश्चन है what is an approved pension fund in the context of the ordinance. ऑप्शन है हमारे पास A a fund approved by the SCCP for retirement purposes, option B है a fund approved by the commissioner for pension payments, option C है a fund approved by the government for public servants, option D है a fund approved by the board for tax exemptions. Right option is a fund approved by the SCCP for retirement purposes. सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और आप इन द वेरी बिगिनिंग कोर्स को ज्वाइन करें और डेली बेसिस पे जो लेक्चर्स अपडेट होते हैं उनको कवर करें और साथ में अपने क्विज़ेस पे प्रैक्टिस करें. तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें याद रखने में समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.